हाँ जी, तो जैसा कि परिवर्तन यूपीएससी में हमने पहला लेक्चर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्टिंग कर दी थी एंड दिस इज़ द सेकंड लेक्चर। हमें बच्चों के रिस्पांस भी आ चुके हैं अर्चना शुक्ला का दैट सर डेली 1 से 2 क्लासेस अपडेट कर दीजिए। तो ज़रूर क्लासेस अपडेट होंगी, जैसे जैसे स्टूडेंट्स से हमें रिस्पांस मिलता है हम डेफिनेटली इस पे काम करेंगे एंड आप ही के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, एकदम रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर है और मेरे क्लास का रूल है कि जब भी फर्दर लेक्चर लेता हूँ तो प्रीवियस लेक्चर को 5 मिनट में समराइज कर देता हूँ। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसे मैं 5 मिनट्स में जो मैंने पढ़ाया था जो इम्पोर्टेंट है 5 मिनट में मैं 5 मिनट के अंदर समराइज कर दूंगा सो दैट आपके ब्रेन में साइनेप्सिस जो है बना रहे, आप एकदम फ्लो में रहें, आप बिल्कुल भी एक भी चीज़ मिस ना करें और आपका 5 मिनट में रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अदर देन दिस यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ नोट्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी को हमने पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है और आपके लिए बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट, जस्ट बी विथ अस एंड परिवर्तन से जुड़े रहें। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। उसके बाद हमने देखा था कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है कंपोज्ड हैं सेल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमने बात की थी। ठीक है, हमने देखा जो सम जो थे वो सिंगल सेल से बने थे जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने कहा था, और जो अदर्स थे जो मेजॉरिटी थे वो मेनी सेल्स के बने हुए थे जिसे हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट लिविंग को मतलब कि इंडिपेंडेंट कैपेबल है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करे और परफॉर्म करे इसेंशियल फंक्शंस को, जैसे कि रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल। ठीक है, जो सेल है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है विदाउट एनी एक्सेप्शन। और ये पॉइंट मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा था बिकॉज बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, हमने बताया था कि टू कॉल समथिंग एज अ सेल वी नीड 3 थिंग्स। फर्स्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मैंने 3 नाम बताया था ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा, आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए एंड तीसरा हमारे पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए, तब हम किसी चीज को जाके सेल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल विद इन सेल बोलते हैं। क्यों? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी रहता है और साइटोप्लाज्म भी होता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पास तीनों चीज है तो सेल कहलाने के लिए ये एकदम एलिजिबल है, तो इसे हम सेल विद इन सेल बोलते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास 2 आते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देन हमने देखा था कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है जिसको ऑब्जर्व और डिस्क्राइब दोनों किया गया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, और डेड सेल के लिए हमने रॉबर्ट हुक के बारे में देखा था। ठीक है, देन हमने देखा कि न्यूक्लियस को बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, तरीका हमने देखा था याद करने का NN से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया हमने स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल के बारे में जाना। ठीक है, जैसे कि राइबोसोम के बारे में हमने जाना जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जाना। ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चरल डिटेल्स को जाना। ठीक है, उसके बाद हमने सेल थियरी देखा था, स्क्लेडन और स्वान भाई ने दिया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद हमने देखा था कि रुडोल्फ विर्को आए थे जिन्होंने सेल थियरी को फाइनल शेप दिया था बिकॉज सेल थियरी में एक प्रॉब्लम था, वो नहीं बता रहा था कि जो सेल है वो कहाँ से आया था। तो ये आते हैं ओमनी सेलुलर ए सेलुला, मतलब कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बोल करके जाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक जो सेल है, मतलब कि एक दूसरा जो सेल है वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इपिथेलियल सेल है, ठीक है, तो इपिथेलियल सेल में ही कुछ मॉडिफिकेशन होगा और वो बच जाएगा क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुलर ई सेलुला। उसके बाद हमने ओवरव्यू ऑफ सेल्स देखा। जो एनिमल सेल्स थे उसके पास आउटर मेम्ब्रेन था एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया था। प्लांट सेल में आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, आउटर में सेल वॉल होता है, देन आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद हमने देखा कि इनसाइड ईच सेल
ठीक है, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और आप जान लो मजे की बात कि न्यूक्लियस यहाँ पे लिखा है ईच सेल, सही बात है, हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो मच्योर आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, जब वो मच्योर हो जाता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस हट जाता है। क्यों हट जाता है, इसका भी रीजन है, आप रीजन से याद रख सकते हो। बिकॉज हमारे आरबीसी क्यों, मतलब कि उपयोगिता क्या है आरबीसी का, बिकॉज वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, ठीक है। तो नेचर क्या करता है, नेचर जो है न्यूक्लियस को हटा देता है ताकि आरबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन, ठीक है, अट सके, जिसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड हो सके और हमारे पूरे बॉडी में जाके ट्रैवल करे, ठीक है। सो दैट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उससे एटीपी मतलब कि एनर्जी निकाल सके, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन कर सके, ठीक है। तो ईच सेल के पास डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसके पास नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जिसके पास न्यूक्लियोइड होता है। देन हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, इसके पास सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है। इसे मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोलते हैं, बिकॉज इसी के अंदर सभी तैर रहे हैं और अपना अखाड़े में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई मतलब कि एक इधर से एंजाइम छोड़ रहा है, एक उधर से एंजाइम छोड़ रहा है, तभी तो लिविंग रिएक्शन कहला रहा है, बोथ प्लांट एंड एनिमल में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इसमें होते रहते हैं, दैट्स वाई हम इसे लिविंग बोलते हैं, बिकॉज मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमने देखा था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, जो दो प्रकार का होता है। हमने देखा था कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कि कुछ टूट रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम रिस्पिरेशन करते हैं, ये कैटाबॉलिज्म हो गया। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बिसाइड्स द न्यूक्लियस हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल्स में अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, माइक्रो बॉडीज, वॉक्यूल्स, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। राइबोसोम एक एक्सेप्शन में आ जाता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो दोनों में पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। और विद इन द सेल तो पाया ही जाता है, नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं तैरते, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के केस में और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल के केस में, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्लांट के केस में, ठीक है। ऑन मतलब कि ऊपर भी पाए जाते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने एक और एक्सेप्शन देखा था कि एनिमल सेल, ठीक है, ये भी अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कंटेन करता है जिसे सेंट्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे ऐसे लगता है, वो हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि सेल जो है डिफर करते हैं ग्रेटली साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़ में। हमने डायग्राम देखा था एनसीईआरटी का खोल के, और हमने देखा था सबसे स्मॉलेस्ट पीपीएलओ हमारा जो 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है, ना कि विड्थ में, ठीक है। लार्जेस्ट हमने देखा था ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, और लॉन्गेस्ट में हमने देखा था नर्व सेल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि सेल्स वेरी करते हैं ग्रेटली इन देयर शेप, ठीक है, विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ शेप्स की बात की थी। देन हमने देखा था कि शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर सेकेंड, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो हमने सबसे पहले देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास, ठीक है, मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, ऑर्गेनल नहीं होते, ठीक है। न्यूक्लियस भी नहीं होता इसके पास, ठीक है, एब्सेंट। लेकिन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और ये नेकेड होता है, ठीक है, और इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं लगा होता, इसीलिए इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस की जगह बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। सो द प्रोकैरियोटिक cells are represented by
बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने देखा, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं कि जिसमें मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नहीं होते, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, जैसे राइबोसोम होगा। सेंट्रियोल नहीं होगा, बिकॉज सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में मिलता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, एनिमल्स में है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल तो होगा लेकिन इस पे मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं होगा, मतलब कि नेकेड होगा, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इन द डिवॉइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे मेजॉरिटी तौर पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, अच्छा नाम इसका है ब्लू ग्रीन एल्गी, ध्यान रखिएगा इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन दिस इज नॉट अ एल्गी, ये एक बैक्टीरिया है। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। एक और आपको कमाल की चीज मैं बताता हूं, दैट साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट बैक्टीरिया जो कि अर्थ पे ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए थे, ठीक है। मतलब कि अर्थ सबसे पहली बार जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ का एवोल्यूशन हो रहा था, तो अर्थ पे जो ऑक्सीजन आया वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से आया, ठीक है। सो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, जिसमें हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पर देखा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ये भी एक बैक्टीरिया है, और माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ बोल देते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ बोल देते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं मेजॉरिटी, ठीक है, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल देखा, ब्लू ग्रीन एल्गी हमने देखा जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने माइकोप्लाज्मा देखा जिसे पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीपीएलओ का लेंथ क्या होता है हमने अभी जस्ट देखा है, आप कमेंट बॉक्स में मारिएगा पीपीएलओ का लेंथ क्या होता है, हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर, ठीक है। ये जो है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो जनरली, नॉट ऑलवेज, ये जनरली जो है स्मॉलर होते हैं, मतलब कि हमेशा छोटे नहीं होंगे, ठीक है। जनरली ये स्मॉलर होते हैं, और भाई जब स्मॉलर हैं तो जल्दी से मर जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक हाथी है, ठीक है, तो जब एक हाथी चलता है, ठीक है, जब एक हाथी चलता है तो उसका पाँव बहुत बड़ा है, ठीक है, और नीचे छोटी छोटी चींटियाँ हैं, तो एक बार अगर पाँव पड़ गए ना बहुत सारी चींटियाँ मर जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे तो भाई इनका पॉपुलेशन खत्म हो सकता है, लेकिन नेचर में तो ऐसा है नहीं, चींटियों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भाई आर्थ्रोपोड्स का ही अगर एनिमल्स में बात की जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, जो छोटा है तो उसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। तो ये जनरली छोटे होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये छोटे होते हैं जनरली, और छोटे होने के कारण ये बहुत ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ी से करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इनका आर वैल्यू ज़्यादा होता है। आर वैल्यू क्या होता है हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए, आर वैल्यू का मतलब होता है बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो जो जितने भी छोटे स्पीसीज होते हैं उनका आर वैल्यू ज़्यादा होता है, मतलब कि बायोटिक पोटेंशियल का मतलब कि होता है कि रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का पावर इनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज ये छोटे होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और किससे कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, यूकैरियोट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, जैसा कि हमने देखा कि ये जो है वेरी करते हैं, ठीक है, और वेरी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा तौर पे, ठीक है, ये ग्रेटली वेरी करते हैं शेप और साइज में, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे अब एग्जांपल देखेंगे, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे, ठीक है। हम बैक्टीरिया के 4 शेप्स देखेंगे, बिकॉज हमने देखा कि वो ग्रेटली वेरी कर रहे हैं शेप और साइज में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है बैसिलस, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बैसिलस कुछ ऐसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, आपने दही में कर्ड में सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा लैक्टोबैसिलस, जिसमें कौन सा विटामिन मिलता है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बैसिलस, एक तो पहला शेप हो गया बैसिलस, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, दही में पाया जाता है। कौन सा, विटामिन बी, इतना बता देता हूँ, विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन बी में से भी कौन सा ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास शेप आता है, दैट इज कोकस। कोकस जो होता है वो ऐसे होता है, स्पेरिकल होता है, ऐसे गोल गोल होता है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है विब्रियो, जो कि कोमा शेप्ड होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे, ठीक है, ये कोमा शेप्ड होता है, ठीक है। चौथा हमारे पास जो आता है वो होता है स्पैरुलम, ठीक है। स्पैरुलम जो होता है स्पैरल की तरह होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे
दिखा भी देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ, एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए, सो हमने देखा कि जो बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये वेरी करते हैं ग्रेटली शेप एंड साइज में, ठीक है। 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, बैसिलस, रॉड लाइक, फॉर एग्जांपल हम ई. देखेंगे, ठीक है। आप बस नाम याद रखिए, ये बैक्टीरिया का नाम है ई. इस्कर्निया कोलाई इसे हम बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोस्ट्रीडियम बुटेरिकम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये सब रॉड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कोकस। कोकस जो होता है स्पेरिकल, गोल गोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल निजेरिया गुनोरिया का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेफाइलोकोकस का आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था तो याद कीजिए स्टेफाइलोकोकस था, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो शेप आता है वो आता है विब्रियो, ठीक है। ऐसे कोमा कोमा टाइप का होता है, जिसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया का हो जाएगा विब्रियो कोलेरा, जिसे कोलेरा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेप आता है स्पैरुलम, जो कि स्पैरल की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का, मतलब कि ऊपर का जो ढांचा हो गया या फिर अंदर भी जो चीज़ें हैं जैसे कि प्लाज्मिड हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, ये फंडामेंटली तो सेम ही रहती है, ठीक है। फंडामेंटली एक ही चीज़ से बनी हुई है, फंडामेंटली सिमिलर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली काफ़ी सिमिलर होता है, ठीक है। इवन दो, ठीक है, फंडामेंटली तो वो काफ़ी सिमिलर होता है, सेम एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है, सेम ऑर्गेनल्स है उसके अंदर, तो फंडामेंटली तो काफ़ी सिमिलर होता है, ठीक है। लेकिन इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटली सिमिलर होने के बावजूद, ठीक है, प्रोकैरियोट जो है एग्जिबिट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। अभी हमने बैक्टीरिया के 4 शेप देखें, ठीक है, एंड वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो हर एक आपने पढ़ा होगा कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है। अच्छा, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटीन, एक होता है पैक्टीन, ठीक है, और एक होता है सेलुलोज जो कि मेन होता है, एक होता है हेमीसेलुलोज। तो प्लांट का जो सेल वॉल है इन 4 चीजों से मिलके बना होता है, प्रोटीन, पैक्टीन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलके बना होता है, ठीक है। ऐसे ही जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास भी सेल वॉल होता है, ठीक है। एनिमल्स के पास नहीं होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, इनके पास सेल वॉल होता है। प्रोकैरियोट्स में मेनली बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगा जो कि सराउंड करेगा सेल मेम्ब्रेन को, जिसको हमने 3 नाम पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या फिर प्लाज्मा लेमा बोल दो, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म, मतलब कि माइकोप्लाज्म जिसे हम PPLO भी बोलते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है, इसके पास जो है सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, एक्सेप्शन में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, फिलिंग द सेल, जो कि वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्युपाई कर रहा है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, ये लिविंग है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन अकर, ठीक है, इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, बिकॉज यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंड मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ठीक है, इसके पास जो मतलब कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है, इसीलिए तो हमने इसे प्रोकैरियोटिक बोला था। तो इसके जगह इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास होता है न्यूक्लियोइड इन द डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। तो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। सो द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, ठीक है। तो अभी हमने बात किया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, वेदर इट इज़ DNA या फिर RNA, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, इसका मतलब ये नेकेड है, नंगा है, साइटोप्लाज्म में नंगा घूम रहा है, ठीक है। सो द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि न्यूक्लियस में रहता है यूकैरियोट में, ठीक है, बिकॉज उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड भी है, लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे कोई
एनवेलप नहीं लगा हुआ है, ठीक है, नेकेड होता है, ठीक है, ठीक है, एनवेलप, नॉट एनवेलप बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, मतलब कि देखो ये जो प्रोकैरियोट्स है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो इनके पास एक जीनोमिक डीएनए तो होता ही है, ठीक है, जो कवरिंग नहीं है, नॉट इन्वेलप्ड है, ठीक है। इसके अलावा भी एक इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं, अभी हम देखेंगे वो क्या है, ठीक है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, मतलब कि जो मेन डीएनए है, ठीक है, जीनोमिक डीएनए मतलब कि मेन डीएनए, ठीक है। सो इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, और जो जीनोमिक डीएनए प्रोकैरियोट्स का होता है वो क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर होता है, ठीक है। सर्कुलर शब्द पे ध्यान दो, सर्कुलर होता है इनका, ठीक है। इनका जो डीएनए होता है ऐसे सर्कुलर होता है, हमारा सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम होता है इनके पास, इनका जो जीनोमिक डीएनए होता है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, ठीक है, एससी डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है इनके पास। क्या होता है, जीनोमिक डीएनए क्या होता है प्रोकैरियोट्स का, सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, फॉर एग्जांपल हम प्रोकैरियोट्स का ये सारे फीचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दे दिया ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अगर पूछ दिया ब्लू ग्रीन एल्गी का जीनोमिक डीएनए बताओ क्या है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट में आता है, ठीक है, बिकॉज बैक्टीरिया है वो, तो उसका जो जीनोमिक डीएनए है वो सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होगा, मतलब कि सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा वो, ठीक है। सर्कुलर शब्द पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, बिकॉज यूकैरियोट में सर्कुलर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत, मैनी, मेजॉरिटी बैक्टीरिया की बात करें तो हैव, ठीक है, स्मॉल, देखो यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ठीक है, और यह स्मॉल डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया ये मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जीनोमिक डीएनए है जो कि सिंगल सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसके अलावा भी एक छोटा सा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। सो मेनी बैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पे स्मॉल शब्द पे आप ध्यान देना, ठीक है। तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, मतलब कि ये जो जीनोमिक डीएनए है इसके बाहर है, ठीक है, मतलब काफ़ी दूर है, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ठीक है, मतलब कि जीनोमिक डीएनए से नहीं जुड़ा है, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। और ये जो स्मॉलर डीएनए है इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो प्लाज्मिड कहाँ पे काम आता है, क्यों हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए अभी हमें पता चलेगा। एक्चुअली जो प्लाज्मिड होता है वो एज अ वेक्टर काम आता है बायोटेक्नोलॉजी में, हम बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से, वो हम बायोटेक में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लाज्मिड के बारे में बता रहा है कि जो प्लाज्मिड डीएनए है ये कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, ठीक है। कहना चाहता है ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है जो कि स्मॉल सर्कुलर जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए नहीं है, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, आउटसाइड जीनोमिक डीएनए, मतलब कि हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा जीनोमिक है, एक्स्ट्रा जीनोमिक स्मॉल डीएनए, स्मॉल डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा जीनोमिक स्मॉल डीएनए है, आउटसाइड द जीनोम है ये, ठीक है। तो हमने देखा कि जो स्मॉल डीएनए है जिसे हमने प्लाज्मिड कहा, ये कन्फर्स करता है सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब कि बैक्टीरिया को, जैसे कि आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, ठीक है, तो बैक्टीरिया को जो बचाने का काम होता है, ठीक है, उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने का जो काम होता है वो प्लाज्मिड डीएनए करता है, ठीक है। तो भाई आप मान लो दवा खाए, ठीक है, तो दवा खाए तो बैक्टीरिया उस चीज़ को पहचान लेगा, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस तैयार करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस तैयार करेगा तो उसके फिनोटिपिक में, ठीक है, एट द
लेवल ऑफ देयर जीन, ठीक है, एक्सप्रेशन हो, उसके जीन वैसे एक्सप्रेस करेंगे और धीरे धीरे करके उनके पॉपुलेशन में चेंजेस आएगा और दवा आप जानते होंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। अब आप पहले इतना पावर का 100 mg का दवा खाते थे, तो अब आपको 500 mg का दवा चाहिए, ठीक है। क्यों इतना mg का दवा चाहिए? बिकॉज बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस प्राप्त कर लिया उस दवा पे, ठीक है। सो हम देखते हैं जो प्लाज्मिड होता है ये कन्फर्ट्स करता है सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, ठीक है। उसके शरीर में कुछ बदलाव कर देगा सो दैट दवा ववा से या फिर फॉरेन जितने भी चीज़ें हैं उससे बचा जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब एक वायरस, इस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये जब वायरस बैक्टीरिया के पास आता है ना, तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, वायरस जो जेनेटिक मटेरियल ये बैक्टीरिया में छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है, ये मिथाइल इंड्रो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नामक एक एंजाइम निकालता है, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है, इसके डीएनए को मिथाइलेटेड कर देता है सो दैट इसका डीएनए ना कट पाए और जो वायरस का जो जीनोम आ रहा है उसे काट करके बर्बाद कर देता है, ठीक है। सो द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्ट सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट कराता है बैक्टीरिया को। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, इसी की हम बात कर रहे थे। ये जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है तो उसमें से एक फिनोटिपिक कैरेक्टर का एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या कराता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रदान करता है बैक्टीरिया को, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देखा था यहाँ पे होता ही नहीं है, न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियोइड बोला हमने, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में मिलेगा, इसीलिए तो यूकैरियोट्स उसे बोले थे हमने, ठीक है। अनलाइक यूकैरियोट्स नो ऑर्गेनेल आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनल नहीं मिलता बिकॉज यूकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनल थे मेम्ब्रेनस बाउंड थे, कुछ एक्सेप्शन था जैसे कि राइबोसोम में एक्सेप्शन था, सेंट्रियोल एक्सेप्शन था, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट में नो ऑर्गेनल, एक भी ऑर्गेनल नहीं मिलते बिकॉज यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन राइबोसोम यहाँ पे मिलते हैं बिकॉज राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। क्या सेंट्रियोल मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे बिकॉज सेंट्रियोल एनिमल्स में होता है और एनिमल्स यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ठीक है। दे आर इसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है कि जो उनका सेल मेम्ब्रेन है वो उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवर है, ठीक है, आउटर कवर तो इसका सेल वॉल होगा जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है, ठीक है, जिसे म्यूरिन भी बोल देते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया का जो सेल है, ठीक है, मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, जैसे कि ये हमने बैक्टीरिया बनाया है, ठीक है। तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और ये जो सबसे बाहर है ये इसका सेल वॉल हो गया। पीपीएलओ में सेल वॉल नहीं होता और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन या फिर आप म्यूरिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये NAG के बहुत सारे पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जैसा कि हम देखते हैं कि जो पेनिसिलिन है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, तो जो पेनिसिलिन है इसके पास भी NAG होता है, ठीक है। पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है? फंगाई से, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर भाई ने बनाया था और उसके फुल पोटेंशियल को किसने डिस्कवर किया था? फ्लोरियन चेन ने किया था, ठीक है। तो वो कौन सा था? पेनिसिलिन था। तो पेनिसिलिन में भी NAG रहता है, ठीक है। तो इसका NAG इसके पास जाता है, ठीक है, और आपस में ये मतलब कि ये इसकी तरह दिखता है तो ये इधर घुस जाता है, ठीक है, जिसके कारण बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जहां बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्ट्रॉय हुआ बैक्टीरिया को खत्म करना काफ़ी आसान है। सो दिस इज हाउ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऐसे ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाता है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन को हम मीजोसोम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, और मीजोसोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम होगा ही होगा, ठीक है। दे आर इसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिवनेस है, ठीक है,
यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसके कुछ काम्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम्स होते हैं मीजोजोम के, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम, ठीक है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के ही मॉडिफिकेशन से, डिफरेंशिएशन से बना है, जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन था, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, मतलब कि कुछ चेंजेस हुआ और मीजोजोम का नाम हमने ले लिया, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आ गया सेल के, ठीक है, कुछ डिफरेंशिएशन हुआ इसमें। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, मतलब कि अगर ये एक्सटेंशन जो है ऐसे है तो इसे हम बोल देंगे वेसिकल्स, अगर ऐसे है ये एक्सटेंशन, ठीक है, तो इसे बोल देंगे ट्यूब्यूल्स, और ये एक्सटेंशन अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसे बोल देंगे लैमेला। तो ये 3 फॉर्म में एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या फिर बाहर, ठीक है। अच्छा, मीजोजोम का काम क्या होता है, तो ये प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब कि सेल डिवीजन में ये काम आते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन में भी काम आते हैं, ठीक है। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसमें रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया कराता है, लेकिन प्रोकैरियोट में रिस्पायरेशन मीजोजोम कराता है। कैसे याद करोगे, एम से मीजोजोम यूकैरियोट में, एम से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में, ठीक है। सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करता है, जैसे कि देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर चीज़ों को जाने के लिए इसको आप पार करके जाइएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को पार करके जाइएगा, ठीक है। तो हमारा मीजोजोम क्या था, मीजोजोम हमारा सेल मेम्ब्रेन का ही डिफरेंशिएशन था, ठीक है। तो ये सिक्रीशन प्रोसेस में भी मदद कर रहा है, ठीक है। और भाई ऐसे हो गया ये, ठीक है, ऐसे हो गया तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना सेल मेम्ब्रेन का, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लाजमी सी बात है कि एंजाइमेटिक कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, यही हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल एनवेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, ये भी प्रोकैरियोट्स में आता है, ठीक है। हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में सेल एनवेलप होता है, ठीक है, ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। देन आफ्टर हम प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़ की बात करेंगे जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। उसके बाद हमारा यूकैरियोट जो है वो